इस व्याख्यान में हम लोग चर्चा करेंगे आयुर्वेद का महत्व और क्रिया शरीर, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद के महत्व के बाद क्रिया शरीर के आधारभूत सिद्धांत, शरीर की परिभाषा, शरीर के 6 मुख्य अंग, दोष, धातुएं, उपधातुएं, मल और उपस्तंभ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत की ही नहीं वरन पूरे विश्व की दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा प्रणाली के रूप में जानी जाती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार से पहले भारत के जन जन तक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की पहुंच थी और आज भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति के समान नहीं तो उसके बराबर या उससे कम नहीं है। जीवनचर्या से जुड़े रोगों के नियंत्रण या उपचार में आयुर्वेद अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा दुष्प्रभाव रहित कारगर निदान उपलब्ध कराता है। इसी कारण इसके महत्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर आधारित औषधालय, हॉस्पिटल्स, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, साथ ही इन सब पर नियंत्रण के लिए आयुष मंत्रालय का गठन किया है। इतने प्रचार प्रसार के बाद हम इसके महत्व को देखते हुए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा में आयुर्वेद का बड़ा ही महत्व है। आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, जिसके अंतर्गत वह बहुत सारे नियम व्यक्ति को स्वस्थ रहने के वर्णन करता है। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आचार विचार, सद्वृत्त, आचार रसायन आदि। साथ ही बहुत सारी औषधियाँ जो कि व्यक्ति की इम्यून सिस्टम, रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे व्यक्ति रोगी ना हो। दूसरा है रोग निवारण में आयुर्वेद का महत्व। बहुत सारी बीमारियां, कुछ बीमारियों को छोड़ दें, हृदयाघात, पक्षाघात जैसी बीमारी, तो बहुत सारे रोगों का निदान आयुर्वेद में है। और जिनका निदान नहीं होता है उनकी नियंत्रण में भी आयुर्वेद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संपूर्ण चिकित्सा आयुर्वेद सिर्फ रोग की चिकित्सा नहीं करता है, रोगी की चिकित्सा करता है। उसकी मन, आत्मा आदि के उपचार में आयुर्वेद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के साथ साथ मन, इसलिए इसे रोगों का मनोदैहिक निदान उपलब्ध कराने वाली चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। आयुर्वेद का मानना है कि रोग सिर्फ शरीर में ही नहीं, मन में भी होते हैं। कुछ लोग शारीरिक होते हैं, कुछ रोग मानसिक होते हैं, और दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए इनका मन और शरीर दोनों का निदान या उपचार आवश्यक है। आयुर्वेद की औषधियाँ दुष्प्रभाव रहित और बल कारक होती हैं, जो स्वयं में अपने आप एक टॉनिक या जीवनदायी औषधियाँ होती हैं, जिन्हें रोगी व्यक्ति लेकर स्वस्थ हो सकता है और इन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाई देता है। स्वस्थ व्रत, दिनचर्या, रात्रिचर्या
ऋतुचर्या, सद्वृत्त और आचार रसायन के उपयोग से व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है। आयुर्वेद के उपचार सस्ते व सरल होते हैं। इन्हें व्यक्ति अपने घर पर भी कर सकता है और उनसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। सांस्थानिक उपचार होते हैं, सिर्फ रोग की नहीं, उस संस्थान से संबंधित या उससे रोग से संबंधित संस्थान का पूरा उपचार आयुर्वेद उपलब्ध कराता है, जिससे व्यक्ति रोग को दबाता नहीं है, वह रोग का पूर्ण उपचार करता है। औषधियों की प्राकृतिक एवं सहजतापूर्वक उपलब्धता आयुर्वेद का एक बहुत ही अच्छा महत्व है कि इसकी औषधियाँ सहज रूप से प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक औषधियाँ होती हैं जिनसे व्यक्ति जल्द ही स्वास्थ्य लाभ करने लगता है और इनके रख रखाव आदि में जो खर्च होता है या जो दुष्प्रभाव होते हैं उनसे बचा रह सकते हैं। शरीर क्रिया के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा अब हम करेंगे। कोई भी चिकित्सा पद्धति होती है वह शरीर के ज्ञान के अभाव में काम नहीं कर सकती। शरीर चिकित्सा विज्ञान का आधार है और इसलिए शरीर का ज्ञान होना परम आवश्यक है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति शरीर विज्ञान को दो विभागों में वर्गीकृत करता है, शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान में शारीरिक अंगों उपांगों की रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान में शरीर के प्रत्येक अवयव की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आयुर्वेद में शरीर की क्रियाओं का वर्णन स्वतंत्र रूप से ना करके दोष, धातु और मल आदि की क्रियाओं के रूप में किया जाता है। पहले शरीर क्या है? आयुर्वेद कहता है शीर्यते इति शरीरम, विभिन्न अग्नियों के पाक के द्वारा जो क्षीण होता रहता है, जिसका निरंतर नाश होता रहता है, काल के कारण जिसका नाश होता है, उसे शरीर कहते हैं। शरीर मिति कस्मात् अग्नियो ह्यत्र श्रयन्ते, ज्ञानाग्नि दर्शनाग्नि कोष्ठाग्निरिति, तत्र कोष्ठाग्नि नामाश्रित पीतलेप चोष्य पचति, दर्शनाग्नि रूपाणा दर्शन करोति, ज्ञानाग्नि शुभाशुभ कर्म करोति। शरीर को शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि और दर्शन अग्नि का कार्य करता है। कोष्ठाग्नि 3 रहती हैं। कोष्ठाग्नि अन्न को पचाती है। दर्शन अग्नि का कार्य करता है जिसे आयुर्वेद में आलोचक पित्त कहते हैं, तथा ज्ञानाग्नि शुभाशुभ कर्म करती है। दूसरी परिभाषा शरीर की, शुक्र और आर्तव का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें तत्काल ही सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा का प्रवेश होता है। इस सूक्ष्म शरीर में 8 प्रकार की प्रकृति 5 इंद्रियां होती हैं। इस समुदाय में माता की धमनियों द्वारा रस, रक्त आदि पोषक द्रव्यों का आयात होता है। ये द्रव्य पंचभूतमय होते हैं। शुक्र, आर्तव, अष्टविध प्रकृति, पंचभूतमय 11 इंद्रियां, आत्मा के इस संयोग को ही गर्भ कहते हैं। इस गर्भ में जो बनता है उसे ही शरीर कहते हैं।
प्रकृति आदि 24 तत्व तथा आत्मा, इन 25 तत्वों का शुक्र शोणित के साथ संयोग होने पर जो कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है उसे शरीर कहते हैं। शरीर के 6 अंग होते हैं। यह जीवित शरीर 3 पदार्थों के संयोग से बना है, शरीर, मन और आत्मा। आयुर्वेद के अनुसार आत्मा निर्विकार है, इसलिए शरीर और मन दो ही रोगों का आश्रय स्थल और चिकित्सा शास्त्रानुसार विचारणीय विषय है। आत्मा का तो उपचार करने की जरूरत ही नहीं है। या तो मन बीमार होता है या शरीर। शुद्ध, पवित्र, सर्वव्यापक और अनाशक जो है वह आत्मा है। शरीर के 6 अंग आयुर्वेद ने मुख्य बताए हैं। 2 बाहु, 2 शक्तिनी, शिराग्रीवम अंतराधि इति षडंगम अंगम। 2 भुजाएं, 2 पैर, 1 धड़, 1 मध्य और ग्रीवा, ये 6 अंग शरीर के हैं। एक्स्ट्रामिटीज इंग्लिश में जिसे बताया गया है उसको ही अपर एक्स्ट्रामिटी हाथों के लिए और लोअर एक्स्ट्रामिटी पैरों के लिए प्रयोग किया जाता है। शरीर के इन विभागों के अलावा भी आयुर्वेद में उपयोग में आने वाले दोष, धातु, उपधातु और मल के रूप में वर्णन किया गया है। दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। दोष धातु मल ये शरीर के मूल हैं। शरीर का स्वास्थ्य मूल कारण दोष धातु और मल ही हैं। दोष क्या है? दोष, धातु, मल, इन तीनों में दोष ही प्रधान है। दोषों के विकृत होने पर धातु और मल भी विकृत हो जाते और रोगों में के रूप में दिखाई देते हैं। दोषों के 2 प्रकार हैं। वायु पित्तम कपश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रह मानसः पुनरुदृष्टु रजश्च तमश्च एवच। शारीरिक दोष वात, पित्त और कफ, मानसिक दोष रज और तम। इस प्रकार आयुर्वेदोक्त क्रिया शरीर में मुख्य रूप से हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें आयुर्वेदिक क्रिया शरीर के अंतर्गत पढ़ा या समझा जाता है। वो हैं दोष 2 प्रकार के, शारीरिक वात, पित्त और कफ, मानसिक रजस और तमस। रज और तम को तो मानसिक दोष कहा है आयुर्वेद ने, लेकिन सत्व चूँकि दोष नहीं है क्योंकि उसमें कोई विकृति नहीं आती है। धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं। उपधातुएं, प्रत्येक धातु की एक उपधातु होती है, जैसे लसिका, कंडरा या शिरा, वसा और त्वचा, स्नायु, तरुणास्थि, मस्तिष्क, ओजस, ये सभी 7 उपधातुएं हैं। मल पाचन और पोषण के पश्चात जो अवशेष हमारे आहार के शरीर में बच जाते हैं उन्हें मल कहा जाता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के मल स्वेद, पुरीष और मूत्र होते हैं। उपस्तंभ जो शरीर को धारण करते हैं उन्हें स्तंभ कहते हैं। दोष धातु और मल
और 3 उपस्तंभ भी होते हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आयुर्वेदिक क्रिया शरीर में इन मुख्य तत्वों का वर्णन आयुर्वेदाचार्यों ने किया है। आधुनिक समय में विज्ञान के उपकरणों की सहायता से शरीर के सूक्ष्म अंग उपांगों तक मानव की पहुंच हो गई है, जिससे आयुर्वेदाचार्य भी शरीर रचना और क्रिया का अध्ययन करके रोगों का पता लगाकर आयुर्वेद के अनुसार उपचार करते हैं, जिससे आयुर्वेदिक चिकित्सा भी अधिक कारगर व उपयोगी होती जा रही है। आज का ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं।